हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल केडी क्लासेस पे। तो दोस्तों, हम आपसे वादा किए थे कि हम आपको अब पढ़ाने वाले हैं ये साइंस का, और साइंस में हम आपको पढ़ाने वाले फिजिक्स का। ये लेक्चर फर्स्ट रहेगा, क्रैश कोर्स। जैसे हम आपसे वादा किए थे कि हम पहले मैथ लेके आएंगे, बैक टू बैक साइंस लेके आएंगे, इसके बाद एसएसटी लेके आएंगे, हिंदी लेके आएंगे, मैथ लेके आएंगे, सिर्फ पैसेंस। लेकिन आप लोग सिर्फ धैर्य बनाए रखिए। तो बिना टाइम गंवाए आते हैं हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बारे में वही बताएंगे जो एग्जाम में आता है, अदरवाइज नथिंग। तो आइए बिना टाइम गंवाए कम टू द पॉइंट। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। पहला क्या है? प्रकाश का परावर्तन। पहला हो गया आपको प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। सबसे पहले हम समझाएंगे कि परावर्तन होता क्या है। वैसे आप लोग पहले से पढ़ रखे होंगे आई होप, बट फिर भी पढ़ा देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन का मतलब हुआ कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम यू प्रकाश देंगे और प्रकाश उस पर रिफ्लेक्ट करेगा और इधर आएगा, वही क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम कोई गेंद ऐसे करके दीवार में फेंकते हैं और गेंद फिर दीवार से टकराकर मेरे तरफ आता है, वही इसको हम बोलेंगे गेंद का परावर्तन। परावर्तन का सिंपल मतलब हुआ लौटना। परावर्तन का मतलब क्या हुआ? लौटना। परावर्तन इक्वल टू क्या हो जाएगा? परावर्तन बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन के मतलब हुआ लौटना। परावर्तन का मतलब क्या हुआ? लौटना। कोई भी चीज़ यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे लौट करके आ जाएगा, यही क्या हुआ? परावर्तन हुआ। जैसे हम गेंद मारेंगे तो गेंद का परावर्तन होगा। कोई लाइट मारेंगे, ऐसे करके लाइट देंगे, लाइट उधर से रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तन होकर के इधर आ जाएगा, तो लाइट का क्या हो गया? परावर्तन हो गया। तो परावर्तन के सिंपल मतलब आप समझ गए होंगे कि परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश के, अगर प्रकाश रहेगा तो प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर लौटने को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। चाहे कोई अदर सब्जेक्ट हो गया, चाहे अदर मतलब हो गया कुछ भी ऑब्जेक्ट। तो अगर हम मान लीजिए बॉल है, तो बॉल को टकराएंगे दीवार में, दीवार से लौट करके आएगा। कोई अदर ईटा रोड़ा पत्थर कुछ भी हो जाएगा, उसको टकराएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये होता है लौटना। ये होता है रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? लौटना। तो इतना लिखाएंगे ना, हम सिर्फ समझा दिए कि आखिर परावर्तन होता क्या है। अगर आप लोग को लिखना है तो हम बोल लेते हैं आराम से, कॉपी में आराम से छाप लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। सबसे पहला बात तो ये हुआ। उसके बाद हम जस्ट समझ लेंगे यहाँ पे कि परावर्तन के नियम भी होता है। परावर्तन के कितना नियम होता है? परावर्तन के 2 नियम होता है। परावर्तन के कितना नियम होता है? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, यही काम का चीज़ है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम है, यहाँ पर देख लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम है। कौन कौन नियम है? तो पहला नियम देखिए, पहला नियम है, थोड़ा हम इस पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को लिखने में थोड़ा दिखने में दिक्कत ना हो। पहला नियम है आपतित किरण। पहला नियम क्या है? आपतित किरण। पहला नियम है आपतित किरण। पहला नियम है आपतित। पहला नियम है आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण कॉमा परावर्तित। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर
बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों किस में होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम आप समझ गए हैं। ये क्या हो गया आपका पहला नियम, यानी प्रथम लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। हम आपको समझा भी देंगे बगल में। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम यहाँ से हो जाएगा, यहाँ खींचिए देते हैं आपतन कोण, या हटाइए, नहीं भी खींचेंगे तो काम चल जाएगा। दूसरा नियम यहाँ लिख देते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर होता है किसका? कोण R के। हम आपको अभी सबसे पहले पूछेगा 1 नंबर में, आप ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आंसर नंबर 2। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन? अगर 2 नंबर पूछा जाएगा तो कौन कौन नियम होते हैं? तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, प्रथम नियम देके डैश देके, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जरूर नहीं, आप ऐसे से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा समझाने के लिए देते हैं, लिख दिया ऐसे। अब इसको समझिए आप, आखिर फंडा क्या है। मान लीजिए यही हम ले लीजिए, तो ये आपका हो गया एक क्या, ये आ गया, एक हो गया समतल दर्पण। ये क्या हो गया? एक इस समतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? एक समतल दर्पण हो गया। अगर ऐसे कोई किरण आएगा ऐसे करके, तो इसे दर्पण से टकराएगा और सिंपल ऐसे निकल जाएगा। यही हो गया आपतित किरण, आने वाला किरण, और टकरा कर लौटा, आप ऐसे गया और ऐसे करके क्या हो गया? किरण चला गया। तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण। थोड़ा पेन को हम छोटा कर देते हैं। ये क्या हो गया आपको? आपतित ओ माय गॉड, ये हो गया आपको आपतित किरण। आपतित किरण, ये हो गया कौन सा किरण? आपतित किरण। थोड़ा यही कलर मार दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी तो आप लोग बोलिएगा तो थोड़ा हम कष्ट कर सकते हैं आप लोगों के लिए। ये हुआ कौन सा किरण? आपतित किरण। ये कौन सा किरण हुआ? आपतित किरण। छोटा बड़ा हरामी होता है, आपतित किरण। ये कौन सा किरण हो गया? या तो आइए ना, आप लोग यहाँ कर लीजिएगा, हम थोड़ा ऊपर में समझा देते हैं। यहाँ तो चूँकि स्पेस कम है, दिक्कत हो जाता है। यहाँ समझा लेते हैं, आप लोग आराम से नीचा में दिखा दीजिएगा डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ ऐसे करके लेंगे, ऐसे करके ये मिरर ड्रॉ कर दिए। क्या कर दिए? मिरर ड्रॉ कर दिए। अब कोई किरण ऐसे आएगा, आपतित किरण ऐसे आएगा और दर्पण से टकरा करके सीधा ऐसे करके चला जाएगा। तो ये कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। और दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दर्पण से क्या हुआ? आपतित किरण आया और दर्पण से क्या हो गया? परावर्तन हो गया। इसी को बोलते हैं हम कौन सा किरण? आपतित किरण। इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। इसको कौन सा किरण बोलेंगे? आपतित किरण। और ये परावर्तित हो गया तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये कौन सा किरण हो गया? परावर्तित किरण हो गया। और ये जो मिला इसी को बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं?
सॉरी आपतन बिंदु बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोला जाता है। वही ना परिभाषा यहाँ लिखा है। आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब, एक अभिलंब डाल देंगे, इसमें क्या डाल देंगे, एक अभिलंब डाल देंगे, ऐसे करके अभिलंब, यानी अभिलंब को फिजिक्स के भाषा में ही लंब बोला जाता है। यानी लंब जो लंब है ना, लंब जो होता है किसके भाषा में, मैथ के भाषा में जो होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, उसी को फिजिक्स की भाषा में अभिलंब बोला जाता है। तो ये आपको क्या हो गया, ये आपको अभिलंब हो गया, क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब। तो यही सिंपल सी बात है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल में है, तीनों एक ही समतल में है। इसे बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु। यहाँ से आप बोलेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आने वाला किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तन से मतलब दर्पण से टकराने के बाद जो किरण लौट जाता है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और अभिलंब किसे बोलते हैं, तो 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और आपतन बिंदु किसे बोलते हैं, तो जब आपतन बिंदु किसे बोलते हैं, तो जहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक जगह मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। इसमें हम सब्जी का परिभाषा भी डिफाइन कर दिए हैं। सिंपल आपको इतना करके और ये दे देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम आपको परावर्तन समझा दिए, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन, दोनों नियम करवा दिए, फिगर के थ्रू हम समझा भी दिए। हम आगे ले चलते हैं अब आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए तो उतना हो गया। अब आप लोग चलिए इसमें किरण आता है, क्या आता है, किरण आता है। तो सिंपल उतना आप लोग को नहीं देखना है, सिर्फ इतना क्रैश कोर्स का मतलब हुआ पहले से आप लोग पढ़ रखे हैं और फिर बाद में इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। एक होता है किरण, क्या होता है, किरण, यानी कि इसको बोलते हैं रे, इसको बोला जाता है रे, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, रे, इसको बोला जाता है रे, यही है किरण। सबसे पहले किरण, तो किरण क्या है, इसी ना, किरण आपको पूछा जाएगा कि किरण क्या है, तो किरण अभी जस्ट बताया है, जैसे आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण हुआ, ये भी आने वाला किरण को आपतित किरण बोलते हैं, लौटने वाला किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। तो किरण मुख्य रूप से पढ़ाएंगे कि किरण क्या होता है, 3 प्रकार के होता है। फिर किरण पुंज भी होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक है, कोई एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे कर दिए तो इसको हम किरण बोल देंगे। यहीं से हम बहुत, जैसे यहाँ कोई बिंदु ऑब्जेक्ट है, यहाँ से बहुत किरण निकलता है, बहुत किरण निकलता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। सिर्फ एक है किरण तो इसको किरण बोलेंगे। और किरण का प्रकार भी होता है, इसका भी क्या होता है, प्रकार होता है। यानी किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये तो किरण हो गया सिंपल। फिर बताएंगे किरण पुंज क्या होता है, फिर बताएंगे कि किरण पुंज, किरण पुंज, तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। समांतर, सबसे पहले देख लीजिए, अभिसारी किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हो गया अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी हो गया। फिर हो गया आपको अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। एक होता है समांतर किरण पुंज। एक कौन सा किरण पुंज होता है, समांतर किरण पुंज। ये सब किरण पुंज हुआ। तो आपको सिंपल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हम मतलब दोनों चीज़ बताएंगे आपको, सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर में क्या पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर में क्या पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा क्या जाएगा उस पर फोकस कीजिए। पढ़ाई लिखाई इनफाइनाइट है, नॉलेज भी इनफाइनाइट है, तो सिर्फ उतना पढ़िए जिससे आप सक्सेस हो सके, अच्छा मार्क आ सके, सिर्फ उतना पर सिर्फ उस पर फोकस कीजिए बस। तो अब यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर में पूछ लेगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकारों का उल्लेख करें। तो आप कुछ नहीं करना है आप लोगों को, किरण पुंज, किरणों के समूह किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही आप कोशिश कीजिए एग्जाम में लिखिए कम और डायग्राम ज़्यादा दीजिए, लिखिए कम और डायग्राम
थोड़ा ज़्यादा दीजिए। डायग्राम से होता क्या है, थोड़ा जल्दी दिख जाता है, जो चीज़ जल्दी दिखता है वो बिकता ज़्यादा है, मतलब कि मार्किंग आपको जल्दी हो जाएगा। तो डायग्राम से लिखिए कम, डायग्राम दीजिए, उसको समझा दीजिए, जल्दी दिख जाएगा। मार्क फिजिक्स में लॉन्ग आंसर आता है 6 मार्क में। कितना मार्क में? 6 मार्क में। अब आपको यहाँ समझा देना अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी क्या होता है और समांतर क्या होता है। तो अभिसारी क्या होगा, सिर्फ हम आपको डेफिनेशन नहीं लिखाते हैं, शॉर्ट में सिर्फ इसका डायग्राम हम नाम से यहाँ स्पष्ट है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब हुआ कि कोई भी बिंदु स्रोत पर आकर के बहुत सारा क्या होगा, किरण यहाँ पर आएगा और मिलेगा, यहाँ से आएगा फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ से आएगा यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ से आएगा यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अभिसारी मतलब इस प्रकार, या लिख दीजिएगा कि इसमें बहुत सारे किरण पुंज एक बिंदु पर आकर क्या होता है, मिलता है। इसमें बहुत सारे किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। बस हो गया। यहाँ नाम से स्पष्ट है, अपसारी, नाम से ध्यान दीजिए, अपसारी यानी पसारी, फैलता जा रहा है। इसमें क्या हो, नाम से पसारी, पसारी मतलब पसरता जा रहा है, यानी कि फैलता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो लिखेंगे इसमें एक बिंदु से बहुत सारे किरण क्या होते हैं, निकलकर और फैलते चला जाता है। निकलकर क्या होता है, फैलते चला जाता है। मतलब एक बिंदु स्रोत से किरण क्या होता है, निकल के और फैलते चला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। और समांतर का मतलब हुआ ट्रेन के पटरी। ट्रेन के पटरी आपस में क्या होता है, समांतर होता है। देखिए, जरूर देखे होंगे आप लोग। तो समांतर मतलब क्या, जो एक दूसरे को जो एक दूसरे का क्या हो, समांतर हो, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये हमेशा एक दूसरे का क्या होगा, समांतर होगा, कभी भी टच नहीं करेगा, कभी भी क्या करेगा, टच नहीं करेगा। तो इतना आप समझ गए। अब अगर आप लॉन्ग आंसर नहीं पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी क्या होता है और समांतर किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी क्या हुआ, वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु स्रोत से किरण निकलकर क्या होता है, अभिसारी में एक बिंदु स्रोत पर आकर किरण क्या होता है, मिलता है। और अपसारी में एक बिंदु से निकलकर किरण क्या होता है, फैलता चला जाता है। और समांतर में एक दूसरे का क्या होता है, समांतर होता है। जैसे यहाँ समझिए, जैसे आप कहीं स्कूल जाइएगा तो स्कूल, मान लीजिए ये स्कूल है, स्कूल में कहीं कहीं से एकदम कोच के भर जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। तो स्कूल किसका, स्कूल जब हम जाएंगे तो किसका एग्जाम्पल होगा, एक प्रकार से अभिसारी का। और जब स्कूल में छुट्टी होगा तो छुट्टी होता है तो विद्यार्थी कहीं उधर से आया है, कहीं उत्तर से, कहीं दक्षिण, कहीं पूर्व पश्चिम, सब एक दूसरे क्या होगा, एक मतलब कहीं कहीं चला जाएगा सब, तो अपसारी हो गया। और समांतर मतलब क्या, समांतर तो आप समझते हैं जो कभी एक दूसरे को लाइन नहीं काटे, ये लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, तो हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। इतना हो गया, बस इसमें इतना जानना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से, आज तक का जो रिकॉर्ड है सिर्फ ऑब्जेक्टिव आया है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो ओनली 3। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आया है, सिर्फ हम समझा दिए हैं। और ऑब्जेक्टिव में बनता है क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसको आगे ले चलते हैं। प्लस कर दिए। देखिए, अब हम आप लोगों को बता देते हैं, ये तो जानते होंगे। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन था, तो जरूरी नहीं है प्रकाश पर जानना। हाँ, एक बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि शून्य में प्रकाश के चाल या निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है। निर्वात में प्रकाश के चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश के चाल। तो निर्वात में प्रकाश के चाल क्या होता है, निर्वात को शून्य बोला जाता है, निर्वात में या शून्य में। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, खाली, जहाँ कुछ भी ना हो। निर्वात में या शून्य में, निर्वात में प्रकाश के चाल, निर्वात में प्रकाश के चाल, निर्वात में प्रकाश के चाल कितना हो जाएगा, बोलिए। निर्वात में प्रकाश के चाल कितना हो जाएगा, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश चाल कितना है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से भाग होगा, और 1000 से जब हम भाग देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 गुना, 3 जीरो कम हो जाएगा, 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही हो जाएगा। किलोमीटर क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन में जनरली आपको ये मिलेगा,
रेयर केस में ये देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल या शून्य में प्रकाश की चाल पूछेगा तो इधर ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा यानी कि ऑलवेज, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में क्या करता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता पूछा जाएगा 1 नंबर में प्रकाश गमन करता है, तो ऑप्शन में रहेगा हमेशा सीधा रेखा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। हमेशा क्या है? सीधा रेखा। पूछेगा प्रकाश क्या है, तो जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं, या चाहे हम अपने नग्न आँखों से मतलब कि खुली आँखों से जब किसी वस्तु को देख पाते हैं किसी के सहारे, तो वही क्या है? प्रकाश है। प्रकाश पूछा जाएगा कि प्रकाश कैसा तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग, बताइए तो प्रकाश कैसा तरंग है, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। प्रकाश कैसा तरंग है। तो पूछा जाएगा प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक कैसा तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक कैसा तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, और ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, आपको कुछ नहीं। फिर इसी में दर्पण भी है, तो दर्पण आपको जानना है। इसी में प्रतिबिंब भी है। जनरली मोटा मोटा चीज़ जानिए जो एग्जाम में आता है। मान लीजिए दर्पण, आप दर्पण सूत्र पूछ लेगा, तो दर्पण सूत्र आप लोग क्या बताइएगा? दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी में दर्पण सूत्र होगा 1 नंबर में। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि लेंस सूत्र क्या होता है। सेकेंड चैप्टर का है, लेकिन कम से कम आ गया तो देख लीजिए ना। देखने में आपको जाता क्या है, कुछ तो लग नहीं रहा है। 1/v माइनस का 1/u बराबर का हो जाता है 1/f। ये हो गया लेंस सूत्र। देखिए नाम से स्पष्ट है, लेंस। लेंस का मतलब होता है, लेंस मतलब कि लेस। लेंस मतलब लेस। लेस मतलब क्या हुआ? कम। तो हल्का भी आप यहाँ वीडियो देखे रहिएगा तो आपको वहाँ पर टिक आउट करने में आराम से। लेंस मतलब क्या हुआ? लेस। लेस मतलब कम यानी माइनस। तो लेंस में क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि लेंस का मतलब हुआ लेस। लेस माने होता है कम, माइनस। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दर्पण में होता है प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक और सूत्र होता है f बराबर r/2। क्या होता है? एक f बराबर r/2। ये भी सूत्र है। f बराबर, f को बोलते हैं जहाँ f बराबर क्या होगा? जहाँ f बराबर हो जाता है फोकस दूरी। f बराबर फोकस दूरी। f बराबर कौन सा दूरी? फोकस दूरी। r बराबर हो जाता है वक्रता त्रिज्या। r बराबर वक्रता त्रिज्या। r बराबर क्या हो जाता है? वक्रता त्रिज्या। यहाँ से आपको क्वेश्चन बना लेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती हैं, 2 गुनी होती हैं, 3 गुनी होती हैं। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी मतलब f बराबर अभी तो लिखा है r/2। तो r/2 यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? आधी होती हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। अब यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा? r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 2f। तो अब पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या, r से हम क्या डिनोट किया है? r से वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? 2 गुनी होती हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या यानी कि r, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है। प्लीज़ यहाँ पर ठीक से ध्यान दे करके अपना
देख लीजिएगा। इसको थोड़ा हम स्लाइड को 1 मिनट ऊपर कर देते हैं, ताकि आप लोग को सही से दिख जाए। ठीक है। चलिए भाई, अगर तुमको रहना है तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग जान गए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाए हैं क्या, सबका सब अभी क्या बताया है, पूरा ऑब्जेक्टिव बताया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। फिर एक और होता है, पेन का कलर चेंज करके बता देते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से, ये ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे आ जाएगा, थोड़ा बड़ा कीजिए इतना। आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा ये, आवर्धन बराबर दर्पण में आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। तो आवर्धन बराबर होता है माइनस के v बाई यू होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है, वो भी किस में, दर्पण में। पूछा जाएगा कि दर्पण में आवर्धन बराबर क्या होता है, दर्पण में आवर्धन बराबर क्या होता है, तो आप लोग ऑप्शन बनाइएगा, ऑप्शन में लगाइएगा माइनस के v/u। यही अगर लेंस में पूछा जाए, आवर्धन सेम चीज़ है लेकिन लेंस में उल्टा हो जाता है। आवर्धन देखने में क्या जाता है, उसको भी m से डिनोट करते हैं, और लेकिन हो जाता है प्लस का v/u। ये किस में होगा, आपको वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है। लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो प्लस के v/u, और दर्पण में आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो माइनस के v/u। एक बार देख लीजिए, देखने में जाता क्या है। क्रैश कोर्स का मतलब हुआ ओनली रिवीजन, कम टाइम में ज़्यादा पाना है, तो यही कीजिए। इससे रामबाण उपाय है, इससे ज़्यादा कोई उपाय है नहीं। ठीक, तो यहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है बता दिया। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, आपको हर बार जिस भी आपको मतलब बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है, एक बार देख लीजिए। यहाँ से आपको दे देगा बरकता त्रिज्या, मान लीजिए बोल देगा कि उत्तल दर्पण के बरकता त्रिज्या क्या है, 20 है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो 20 बटा क्या कीजिएगा, पूछेगा कि उत्तल दर्पण के, क्वेश्चन हम सेट कर देते हैं, उत्तल दर्पण का या उत्तल दर्पण के बरकता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस दूरी ज्ञात करे, हैं तो उसका फोकस दूरी ज्ञात करे, उसका फोकस दूरी ज्ञात करे, उसका फोकस दूरी फाइंड करे। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, F बराबर r/2। F बराबर क्या लगेंगे, फार्मूला, F बराबर फार्मूला लगाएंगे, F बराबर फार्मूला लगा देंगे। F बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर फार्मूला आप लोग को बताए हैं, F बराबर फार्मूला होता है r/2। तो यहाँ पर एक उत्तल दर्पण के बरकता त्रिज्या क्या दिया है, बरकता त्रिज्या मतलब r, बड़ा त्रिज्या मतलब क्या दिया है, r दिया है। तो r के मान कितना बैठा देंगे, 20 सेंटीमीटर। अब बाई 2 फार्मूला में है, तो आंसर कितना हो जाएगा, कैंसिल करके 10 सेंटीमीटर। यही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, यही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ और हम बता देते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में ले जा करके। यहाँ पर देखिए, दो चीज़ होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक क्या होता है, अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में 3 चीज़ जानिए आप। उत्तल दर्पण में कितना चीज़ जानिए, 3 चीज़ जान लीजिए। उत्तल दर्पण में मतलब कि वक्रता त्रिज्या का मान हो, वक्रता त्रिज्या हो, या चाहे फोकस दूरी हो, चाहे क्या हो, फोकस दूरी हो, या चाहे क्या हो, वस्तु दूरी हो, चाहे वस्तु दूरी हो, या चाहे क्या हो, प्रतिबिंब दूरी हो। क्या हो, प्रतिबिंब दूरी हो, या क्या हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो। ये सब का सब के बारे में आप जानिए।
थोड़ा पेन का कलर चेंज करके बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, थोड़ा इसको हम ऊपर खींच के ले चलते हैं ताकि दिखने में दिक्कत ना हो। देख लीजिए आप, वक्रता अगर उत्तल दर्पण रहे तो उत्तल दर्पण रहे, इसमें हम सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वस्तु दूरी क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, या प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। चूंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, फोकस दूरी भी हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, और वस्तु दूरी ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव। या चाहे उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या चाहे अवतल लेंस हो, कहीं भी अगर आपको फोकस दूरी क्लिक कर जाए, फोकस दूरी दिख जाए तो नेगेटिव लगाना है यानी कि ऋणात्मक लगाना है। और प्रतिबिंब दूरी भी क्या होता है यहाँ पर, पॉजिटिव। ओनली इसको याद रखना है। तो इतना चाहिए, इसीलिए हम वहाँ पर जो लगाए थे F बराबर R/2, चूँकि दर्पण क्या था, दर्पण था उत्तल, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिए, पॉजिटिव लिए थे। प्लस का 20 बाई क्या हो गया था, 2 यानी कैंसिल होकर के आया था 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर बोल देगा कि एक उत्तल दर्पण, उत्तल तो हो गया, एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी, इस बार हम फोकस दूरी लेते हैं, ठीक। एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। दर्पण क्या है, अवतल। दर्पण क्या है, दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है। इस बार दर्पण कौन है, इस बार अवतल है। तो अवतल दर्पण है, मान लीजिए फोकस दूरी दे दिया है कितना, F बराबर दे दिया है आपको 16, मान लीजिए F बराबर दे दिया है 16 सेंटीमीटर। तब उसका बोलता है R यानी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। R मतलब क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या। तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, F बराबर क्या होता है, R/2। चूँकि F का मान दिया है 16 तो यहाँ पर 16 लगा देंगे, R/2 ऐसे ही छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R कितना हो गया, 32। लेकिन क्या आएगा आंसर में, चूंकि दर्पण क्या है, अवतल है, तो ऑप्शन में आपको -32 सेंटीमीटर दिख जाएगा। मार दीजिएगा, छाप लीजिएगा नंबर, ठीक। और सेम कहानी हम बताए थे। तो उत्तल दर्पण हो गया, अगर अवतल रहे तो क्या होगा, अगर अवतल रहे तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं। अगर अवतल रहे तो क्या करेंगे, देखिए अवतल में, ये तो उत्तल दर्पण में था, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण, यही सब तो मेन कन्फ्यूजन है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ पर ही गड़बड़ा दिया, प्रतिबिंब। चलिए ठीक है। तो अवतल दर्पण में अब एक बार आप लोग देख लीजिए, ये तो उत्तल दर्पण था, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या सेम उसका अपोजिट जाएगा। वक्रता त्रिज्या निगेटिव होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, निगेटिव होगा यानी कि ऋणात्मक होगा। उसके बाद फोकस दूरी के बात करेंगे, फोकस दूरी के बात करेंगे तो फोकस दूरी भी आपको हो जाएगा नेगेटिव। अगर आपको वस्तु दूरी के बात करेंगे तो इसको हम ऑलवेज बताए हैं, वस्तु दूरी ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वस्तु दूरी ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। वस्तु दूरी तो ऑलवेज नेगेटिव हुआ। और प्रतिबिंब दूरी, ये भी इसमें नेगेटिव ही होता है। प्रतिबिंब दूरी, ये कुछ नहीं है, प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया, ये भी नेगेटिव जाएगा। तो पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या होता है धनात्मक ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण है, थोड़ा ठीक से कम 2 बार क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, तब लगाइएगा कि क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब इतना चीज़ हो गया। अब एक चीज़ और हम आप लोग को बता देते हैं, दर्पण बहुत चला, दर्पण तब से क्या हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो आगे हम बता देते हैं कि आखिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। दर्पण का मतलब हुआ मिरर, जिसमें हमको अपना मुंह देखते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब हम बता देते हैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको अवतल दर्पण के उपयोग। किसका उपयोग, अवतल दर्पण के 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 उपयोग यानी कि यूजेज
यूज किसका है? अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में आप जानिए। हम सिंपल आपको डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, आप लोग को बता देते हैं, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा है अवतल दर्पण के उपयोग, फिर लिख दीजिएगा अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। फिर उपयोग में हम क्या क्या कर सकते हैं, उपयोग में क्या क्या कर सकते हैं, उपयोग नीचा लिखे ना, फिर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका उपयोग। अगर हम उपयोग करेंगे तो अवतल दर्पण का उपयोग कम से कम 3 से 4 चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसका उपयोग सैलून में। किसमें करते हैं? सैलून में। इसका उपयोग हम सैलून में करते हैं, ऐसे लिख देंगे। फिर लिख देंगे इसका उपयोग कहाँ क्या आता है, सैलून मतलब दाढ़ी बनाने में। फिर इसका उपयोग क्या आता है? अग्रदीप में, वाहनों के अग्रदीप में इसका उपयोग किया जाता है, ऐसे लिखिएगा। इसका उपयोग वाहनों के अग्रदीप में किया जाता है, सैलून में हो गया। उसके बाद वाहनों के अग्रदीप में हो गया। उसके बाद इसका उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है, किस में? सौर भट्ठी में। सौर भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है, सौर भट्ठी में हो गया। उसके बाद सर्च लाइट में हो गया, सर्च लाइट, सर्च लाइट, सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है आपको डॉक्टर के द्वारा रोगी के आँख नाक कान में, तो डॉक्टर के द्वारा इसका उपयोग डॉक्टर के द्वारा भी किया जाता है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। 1 मिनट भाई, तो रुक जाओ, तुम्हारा भी इलाज अभी होगा। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना पढ़ने दे। अब क्या, अब मतलब क्या होता है अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? हजामती दर्पण में, मतलब कि सैलून में किया जाता है, ऐसे लिखेंगे। इसका उपयोग सैलून में किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों के अग्रदीप में किया जाता है, गाड़ी के अग्रदीप में। इसका उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। इसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। इसका उपयोग डॉक्टर के द्वारा रोगी के आँख नाक काना गला उला इस सब को देखने में किया जाता है, ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे। अगर आप ऐसे भी एग्जाम में लिख देते हैं, यकीन मानिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम जरूरी है, डायग्राम क्या है, जरूरी है। यहाँ तो हो गया आपको कौन सा दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। अब हम बताते हैं किसके बारे में, उत्तल दर्पण के उपयोग। यही लिख देते हैं एक बार ताकि दिक्कत ना हो, लास्ट है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, किसका उपयोग? उत्तल दर्पण के उपयोग। एक होता है कॉन्वेक्स और क्या होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो इसका उपयोग में क्या क्या हो जाएगा, इसका उपयोग देखिए, अगर उत्तल ऊपर में लिखा है तो उपयोग यानी यूज, तो इसका भी हम यूज बता देंगे। इसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है, मात्र 2-3 चीज़ में इसका उपयोग आज तक दिखने को मिला है। इसका उपयोग आप एटीएम में, अगर आप, हमको नहीं लगता है कभी इससे पहले आप जानते होइएगा, आई होप, इसका उपयोग एटीएम में भी किया जाता है। एटीएम में, एटीएम में इसका अगर आप जाइएगा तो एटीएम ऐसे होता है, एटीएम होता है ना ऐसे। एटीएम मशीन में यहाँ होता है कीपैड, यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब लिखा होता है। यहाँ पर एक गोला करके होगा, यहाँ पर एक मिरर होता है, उसमें लगा होता है, एटीएम में होता है एक दर्पण, यहाँ पर एक दर्पण। इसे मतलब सिर्फ यही पता चलता है कि जैसे हम अगर बगल से ऐसे करके पिन टैप कर रहे हैं तो पीछे वाला आदमी मेरा पिन या तो देख रहा है या तो कोई चीटिंग वूटिंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसमें देख सकते हैं कि पीछे से मेरा कोई आदमी पिन नहीं देख रहा है, इसलिए इसमें एक लगा होता है उत्तल दर्पण एटीएम में। इसका उपयोग एटीएम में किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग आपको मिल जाएगा, जितना भी गाड़ी है उसमें साइड मिरर में किया जाता है, जितना भी गाड़ी है सब गाड़ी के साइड मिरर में, यानी गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में, किस में? साइड मिरर में, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में जितना भी गाड़ी है, जितना भी गाड़ी है उसका जो ऐना होता है ऐसे करके ऐना, दोनों ऐना में लगा होता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ताकि किसी भी पीछे से आने वाली वस्तु को एकदम क्लियर और स्पष्ट और छोटा हम देख पाए। और उसके बाद इसका उपयोग आपको मिल जाएगा एक जगह और, कहाँ पे? स्ट्रीट लाइट में। इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में।
इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट आप लोग जानते हैं या नहीं, हम बता देते हैं। स्ट्रीट लाइट में या स्ट्रीटें जानिए ना, स्ट्रीट लाइट के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में मतलब कि इसका उपयोग हम 3 जगह बता दिए। इसका उपयोग कहाँ कहाँ बता दिए? स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, और एटीएम में भी इसका उपयोग। स्ट्रीट मतलब होता है सड़क। अब जाइएगा जितना भी अच्छा अच्छा रोड है, थोड़ा ग्रामीण एरिया का छोड़ करके, जितना भी अब आजकल तो मतलब इतना डेवलप हो चुका है हमारा बिहार भी, कि हर जगह गली गली अब लाइट मिलता होगा आपको। एक खंबा होगा, ठीक, और खंबा में ऐसे करके एक लाइट होगा, ऐसे करके एक लाइट होगा जो चारों तरफ प्रकाश को क्या करता होगा? छितराता होगा। ये कौन सा लाइट है? इसी को बोलते हैं स्ट्रीट, मतलब होता है सड़क। स्ट्रीट मतलब क्या होता है? सड़क। तो सड़क में, सड़क लाइट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ताकि प्रकाश आसानी से क्या हो? छितरा जाए। ऐसे करके देखिए ना, सिंपल है, इसका काम है प्रकाश छितराना। ऐसे होता है ना, ऐसे करके ऐसे लगा होता है ताकि प्रकाश इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। तो स्ट्रीट लाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, और एटीएम मशीन में कैसे किया जाता है, कैसे होता है, वो भी हम बता दिए। तो चूँकि क्लास लंबा हो जाएगा, एक दिन और हम लगा देंगे, इतना फिर भी आप कर लीजिए। तो हमको लगता है कि चैप्टर नंबर 1 से या तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपको क्वेश्चन कहीं जाने वाला है नहीं है। तो हम आज क्लास यहीं तक वाइंड अप करते हैं, और आशा करता है कि आप लोग बहुत ही मज़ेदार ढंगों से समझे होंगे, और कुछ नया तथ्य यानी कि फैक्ट का भी ज्ञान पाए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज यहीं तक हम रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।